बच्चों नीट 2023 की आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में 12 दिनों में आप मेन कुछ टॉपिक्स हैं उनको अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, उनके क्वेश्चंस देखें जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक छोटा सा टॉपिक है जो पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लगभग हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे। तो मैं जल्दी से आपको, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फटाफट बता दे रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों मैंने नाम भी लिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड होते हैं बच्चों जिनमें मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। क्या बोला मैंने? यानी कि ये वो कंपाउंड होंगे जिनमें होगा मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो मैंने बोला मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड। अब ये मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है इनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 तरह के होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू का, एकदम फटाफट समझिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 तरह के आप लोग पढ़ेंगे। वो 3 तरह के कौन कौन से होंगे? ये 3 तरह के एक बच्चों होते हैं जिनको आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड, एक होते हैं जिनको आप बोलेंगे, ये बॉन्डेड लिखा है, एक होते हैं जिनको आप बोलेंगे पाई बॉन्डेड, और एक होते हैं जिनको आप बोलेंगे सिग्मा पाई बॉन्डेड। सिग्मा पाई बॉन्डेड, ठीक है। तो जो 3 तरह के हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सिग्मा बॉन्डेड है, कौन सा पाई बॉन्डेड है, या कौन सा सिग्मा पाई बॉन्डेड है? तो देखो इस तरीका जो है, इसकी जो ट्रिक है उसको समझो बच्चों। जो सिग्मा बॉन्डेड हैं इनको पहचानने का तरीका ये है कि एक कोई मेटल होगी और मेटल के साथ में, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने की। सिग्मा बॉन्डेड इनमें कोई मेटल होगी और मेटल के साथ में डायरेक्ट कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, और मेटल के साथ में डायरेक्ट कोई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे मेटल के साथ में लगा हो मिथाइल, मेटल के साथ लगा हो इथाइल, मेटल के साथ लगा हो प्रोपाइल। तो जब मेटल के साथ डायरेक्ट कोई इस तरह से लगा हो तो आप बता देना कि ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पाई बॉन्डेड कैसे पहचानोगे? आप ऑप्शंस देखना और ऐसे कंपाउंड पे ध्यान देना जिसमें ऐसे ईटा बना हुआ हो तो समझ जाना कि वो पाई बॉन्डेड है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं, अभी इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पाई बॉन्डेड में ईटा देखना और सिग्मा पाई बॉन्डेड की ट्रिक आप ध्यान रखना। ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें CO कार्बोनिल ग्रुप जरूर लगा हुआ हो। कौन सा ग्रुप मैंने बोला? कार्बोनिल ग्रुप। तो बच्चों सिग्मा बॉन्डेड वो होंगे जिनमें मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हो। पाई बॉन्डेड वो होंगे जिनमें ईटा लगा हुआ आपको मिलेगा, अभी इनके एग्जांपल भी बताऊंगा। और सिग्मा पाई बॉन्डेड वो होंगे जिनमें कार्बोनिल यानी कि CO लगा हुआ होगा, ठीक। अब जल्दी से इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने बोला था सिग्मा बॉन्डेड में मैंने बोला ये वो होते हैं जिनमें क्या होता है? मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप। तो इसको जरा अब समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसकी मैंने ट्रिक क्या बोली? ट्रिक बच्चों मैंने बोली मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप। ये तो बोला मेटल और मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो कोई भी इस तरह का एग्जांपल हो, जैसे ध्यान से देखिएगा, कोई भी बच्चों इस तरह का एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल सिग्मा बॉन्डेड सिखा रहा हूं, एग्जांपल होंगे इस तरह के, जैसे कि मान लो होता ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको पता करना है कि ये सिग्मा बॉन्डेड है या नहीं। बिल्कुल है, ये सिग्मा बॉन्डेड है। क्यों है? क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है RMgX। फॉर एग्जांपल R की जगह पे जैसे मान लो आपने लिख दिया CH3Mg और यहाँ पे लिख दिया Br या Cl कुछ भी, या आपने कर दिया C2H5 MgCl कुछ भी, MCl हो, Br हो, कुछ भी हो। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में मैंने जो अभी बताया मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप, देखो मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप है, मेटल के साथ में मिथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप है, मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप है। इस तरह के लोग सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे टेट्रा इथाइल लेड, TEL एंटी लॉकिंग एजेंट होता है, एंटी लॉकिंग एजेंट TEL टेट्रा इथाइल लेड।
आपको पता करना है कि ये सिग्मा बॉन्डेड है नहीं, तो टेट्रा इथाइल है, ये होता है C2H5 का होल 4 Pb। देखिए यहाँ पे Pb क्या है, Pb मेटल है और मेटल के साथ में डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, सपोज करो होता डाई मिथाइल जिंक, तो जिंक एक मेटल है, मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एग्जांपल हो सकता था ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस Al, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एटसेट्रा लिख के इत्यादि एटसेट्रा लिख के मैंने छोड़ दिया। इस तरह का कोई भी अगर एग्जांपल है तो ये सब के सब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल होंगे। आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद सिग्मा बॉन्डेड के बाद अब हम लोग देखेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अगला पाई बॉन्डेड, देखो पाई बॉन्डेड के गिने चुने 2-3 एग्जांपल हैं, आप उन्हीं को बस याद कर लो, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाएगा। तो पाई बॉन्डेड के 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इसमें बच्चों पहला एक एग्जांपल आपको याद रखना है जीज सॉल्ट। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KPtCl3C2H4, KPtCl3C2H4। इसी को ऐसे लिख दिया जाता है। और देखो बच्चों जो पाई बॉन्डेड होते हैं उनमें एक छोटा सा काम और किया जाता है। काम ये करते हैं कि जितने कार्बन है उतने जो कार्बन है, कार्बन का जो नंबर है उस नंबर को ईटा के ऊपर लिख देते हैं। देखो कैसे, इसी को इस तरह से लिख दिया जाएगा कि PtCl3 और उसके बाद कार्बन का नंबर इसमें कितना है 2, तो ईटा लिखा, समझना जरा, ईटा, और कार्बन का नंबर है 2 तो ईटा के ऊपर लिख देंगे 2। कार्बन का नंबर 2 था तो ईटा के ऊपर लिख दिया 2 और उसके बाद यही C2H4 जैसे था वैसे लिख दिया। और तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है। तो एक एग्जांपल तो पाई बॉन्डेड का आपको ये याद रखना है। दूसरा एग्जांपल जो याद रखना है बच्चों वो है फेरोसीन। ठीक, तो जो फेरोसीन है ये होता है FeC5H5 का होल ट्वाइस। इसी को ऐसे लिख दिया जाता है। और मैंने बोला इन लोगों में लिखने का तरीका ये है कि कार्बन का जितना नंबर है उसको ईटा के ऊपर लिख देते हैं। इसमें कार्बन का नंबर है 5 तो इसी को ऐसे लिख देंगे Fe, और उसके बाद कार्बन का नंबर है 5 तो ईटा के ऊपर लिख देंगे 5। ये 5 कहां से आया, यहां से आया, ईटा के ऊपर 5 और आगे वही C5H5 और इस पूरे का होल ट्वाइस जैसे लिखा, तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो दोनों ही सही मानी जाएंगी। एक एग्जांपल इसका बस आपको और याद रखना है, एक जी सॉल्ट याद रखना है, एक फेरोसिन याद रखना है, और तीसरा एग्जांपल आपको याद रखना है डाईबेंजीन क्रोमियम। तो तीसरा एग्जांपल हो गया डाईबेंजीन क्रोमियम। डाईबेंजीन क्रोमियम, देखो बच्चों ये डाईबेंजीन क्रोमियम कैसे लिखा जाएगा, डाईबेंजीन 2 बेंजीन है किसके साथ, क्रोमियम के साथ, तो इसको लिखेंगे Cr और उसके बाद C6H6 का होल ट्वाइस, ये हो गया डाईबेंजीन क्रोमियम। इसी को इस तरह से भी लिख देंगे। देखो यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 था तो ईटा के ऊपर 2 लिखा, यहाँ कार्बन का नंबर 5 है तो ईटा के ऊपर 5 लिखा, यहाँ कार्बन का नंबर 6 है तो ईटा के ऊपर 6 यानी कि 6 आपको लिखना पड़ेगा। इसी को ऐसे लिख देते हैं Cr और उसके बाद ईटा के ऊपर लिख देंगे 6, बाकी C6H6 जैसे था वैसे ही लिख के इसका होल ट्वाइस। तो ये हो गए कौन, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड भी समझ में आ गया आपको बच्चों। पाई बॉन्डेड के बाद अगला जो है वो था सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो सिग्मा पाई बॉन्डेड देखो कौन से हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इसको हटाऊं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इसके बाद बच्चों अगला आपको लास्ट एक ध्यान रखना है, कौन सा, सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो सिग्मा पाई बॉन्डेड में बड़ी आसान सी बात शुरू में मैंने बताई आपको जो भी ध्यान रखनी है कि इनमें आपको देखना है कि CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ होगा। कौन लगा होगा, CO कार्बोनिल ग्रुप। ये आपको ट्रिक इसकी याद रखनी है। जैसे कोई भी एग्जांपल इस तरह का, सपोज करो ऐसे होगा NiCO का होल 4
कैसे होता FeCO5, कैसे होता CrCO6, जैसे होता CrCO6, एक मिनट बच्चों, तो CrCO6, ठीक, या जैसे होता Fe2CO9। तो इस तरह के जो एग्जांपल है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा, ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें इस तरह का कोई लिखा हो, आप इसको बता देंगे सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई? तो इनके जो एग्जांपल्स हैं सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड, आप लोग कर सकते हैं। बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में पूछे गए हैं और 2023 में जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। जरा ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है। जैसे इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें पूछ लें कि किस में CO बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, या किस में CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे? तो यहां पे आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और वो छोटी सी ट्रिक ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस की बता रहा हूं हर जगह अप्लाई करना मत शुरू कर देना। तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हों कार्बोनिल वाले, मेटल कार्बोनिल, इनमें ट्रिक आप याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो आप बता देना कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि इन चारों में कौन ऐसा है जिसमें CO बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो उसी को आप आंसर बता देंगे। इसमें है -2, इसमें +1, इसमें 0, इसमें -1, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेकंड ऑप्शन में, यानी कि MnCO6+, इसमें आप बता देंगे CO बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आपको दिखे बॉन्ड ऑर्डर बताना है ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना कम बॉन्ड ऑर्डर बताना है उतना ही कम। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसमें सेकंड में, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर का आंसर अगर पूछा जाता तो आता पहला ऑप्शन सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इस ट्रिक को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना। यहीं पे कुछ छोटी छोटी बातें और आपको याद रखनी है। वो छोटी छोटी बातें ये हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बॉन्ड की मजबूती, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बता के इसमें, क्यों सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि ये -2 +1 ये न्यूट्रल है और ये -1, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड ऑप्शन में। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का आंसर हुआ सेकेंड ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि CO, ये जो CO है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, इसका भी आंसर हो जाएगा यही। बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जरा ध्यान दो, अब अगर इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ पूछी जाती कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी किसमें कम, ऐसी कंडीशन में जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अब मैं जरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता, इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि मैक्सिमम, इस क्वेश्चन में पूछ लेते कि मैक्सिमम CO बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई वो किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले तो आपको देखना है बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें सबसे कम होगा? पहले वाले में सबसे कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे कम, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, इस वजह से बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान करे आप सब अपनी मेहनत से सफल हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं। और अगर नीट 2023 में कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, अगर 1-2 मार्क्स से रह जाता है या किसी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं और आपको नीट 2024 के लिए अगर तैयारी करनी पड़ती है, तो आप नीट 2023 का एग्जाम देते ही 7 मई को ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे कि इस साल आपका सिलेक्शन हो सकता है ना हो पाए, आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7 मई को एग्जाम है, 8 मई से ही फिर से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और अगर आप वेट करेंगे रिजल्ट का और आपको आइडिया है कि सिलेक्शन होना मुश्किल है, आप बेकार में अपने 1-2 महीने बर्बाद कर लेंगे रिजल्ट का वेट करने में। ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नीट एग्जाम के बाद भी खाली नहीं बैठना है और एग्जाम देके आइडिया आपको 100% लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि कुछ रुक सकता है इस बार, तो आप 8 मई से वापस कोचिंग ज्वाइन कर लें, अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दें, पढ़ाई मन लगा के शुरू कर दें, ताकि अगर इस बार कुछ गड़बड़ हो तो 2024 के एग्जाम में तो आपको सिलेक्शन मिल ही मिल जाए। बाकी हार नहीं माननी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, सुनना सबकी, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान मत देना। बस अपना जुनून मेंटेन रखना, और वो जुनून सिर्फ इतना है कि डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो बच्चों, मैं हूं आशुतोष दुबे, मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों, और दिल से मैं दुआ करता हूं कि आप सब अपने जीवन में सफल हों और आप सब बहुत अच्छे डॉक्टर बने। ऑल द बेस्ट बच्चों, टाटा बाय बाय एंड लव यू बच्चों, बाय बाय।